इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। हम आपको बंगाल से लेकर केरल तक की चुनाव की धमाकेदार खबरें बताएंगे। बंगाल का कूच बिहार, आज कैसे अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग का बना मैदान। ममता का ओवैसी परिवार और ओवैसी का पलटवार मैं आपको बताऊंगी। असम के दंगल में जिस बदरुद्दीन अजमल के नाम पर चुनावी भूचाल आया हुआ है, उस बदरुद्दीन अजमल से एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे। असम ईवीएम विवाद पर बनी हर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने बताएंगे और उसके साथ साथ उसका सच क्या है, उसके पीछे कौन कौन सी राजनीति है, क्या खेल है, ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बंगाल विधानसभा की, जहां थर्ड फेज का दंगल पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। आज फिर ममता बनर्जी और अमित शाह का आमना सामना हुआ। जगह कूच बिहार थी और दोनों के बीच में दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी की जुबानी जंग बस 1 मिनट बाद आपको सुनाएंगे। मुरईपुर में रोड शो के दौरान अमित शाह से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने बात की। ममता बनर्जी के जीत के दावे पर अमित शाह ने अलग ही दावा किया, सुनिए। इस वक्त मैं बारुईपुर में हूं और बारुईपुर में देखिए गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो है। रोड शो में जो आपको जन सैलाब नजर आ रहा होगा, इससे पता लगता होगा कि ममता के गढ़ में किस तरह से हलचल मची हुई है। अमित जी, ममता का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर जो जन सैलाब हम देख रहे हैं, क्या जो 2 चरणों के इलेक्शन हो चुके हैं उसका असर है? कोई चीज किसी का गढ़ नहीं होता है, जनता का गढ़ होता है और जनता इस बार बीजेपी के साथ है। ममता दीदी ने स्टेटमेंट दिया है कि नंदीग्राम हम जीत गए हैं। चलिए, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर किसी को शायद ही लगा होगा कि वो चुनाव जीत रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से ये बात सामने रखी कि ममता बनर्जी के बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ गया होगा हर कोई कि क्या वाकई में वो नंदीग्राम का चुनाव जीत रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव खत्म होने के साथ ही उन्होंने जिस तरह से पत्रकारों से बातचीत की, जो उनके बातचीत का लहजा था और जिस तरह से वो तमतमाई हुई थी, इससे तो कम से कम ये कहना मुश्किल नहीं है कि उनके हाथ पांव ढीले हैं। लेकिन नंदीग्राम में क्या होगा, ये तो 2 मई को हम बताएंगे ही आपको। टीएमसी कह रही है अमित शाह माइंड गेम चला रहे हैं। बीजेपी बंगाल और नंदीग्राम हार रही है, जबकि शाह कह रहे हैं खेला हो गया है। पहले 2 चरण में 60 में से 50 सीट बीजेपी जीत रही है। दीदी नंदीग्राम हार रही हैं। आज कूच बिहार में अमित शाह ने दीदी पर जो बड़ा धमाका किया, सुनिए। पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। अमित शाह ने जिस अंदाज में 2 चरणों के तमाम रुझान को प्रस्तुत किया है जनता के सामने, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है। याद कीजिए, पहले चरण के चुनाव के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट तौर से कहा था कि 26 सीटें हम जीत रहे हैं 30 में से। ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आता। भले ही एग्जिट पोल हम तमाम चैनल नहीं दिखा पा रहे, लेकिन ये एग्जिट पोल राजनेताओं के पास पहुंचता है और शायद यही संदेश जनता तक पहुंचाकर अपने 200 के लक्ष्य को पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जिस वक्त 50 सीट पर जीत का दावा कर रहे थे, उसी वक्त 2 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी। ममता ने अपने भाषण की शुरुआत ही अमित शाह पर अटैक करते हुए की। पहले बांग्ला में और फिर हिंदी में ममता ने दावा किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव जीत रही हैं। फिर हिंदी में केंद्रीय सुरक्षा बल के बहाने अमित शाह पर बड़े आरोप लगाए। ममता ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। इलेक्शन পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। কালকে প্রত্যেকটা এলাকায় নন্দীগ্রামে পরশুদিন রাতে ওই সিআরপিএফ, আমি ওদের সম্মান করি, গিয়ে তাণ্ডব করেছে। বিএসএফ তাণ্ডব করেছে, যেমন আপনাদের এখানে গুলি করে মেরে দেয়। আইটিবিটি সব তাণ্ডব করেছে। मैं रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि देखो, सीआरपीएफ का जवान हो और बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे आईटीबीटी का हो,
चाहे बंगाल का हो। आप लोग को हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बीजेपी का नाम पे वोट दो कह के आप गांव गांव में बीजेपी को लड़का लोगों को लेके आप अत्याचार बंद कीजिए। अगर आप अत्याचार करेगा तो मां बहनों आपको खिलाफ में लड़ेगा। ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार आक्षेप कर रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर ताने कस रही हैं और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही हैं, उसके बाद तो ऐसा ही लगता है कि जैसे देश में सभी तरह के निष्पक्ष संस्थान पर अब एक बड़ी जमात है जो विश्वास नहीं करती। ये अविश्वास देश की बुनियाद को खोखला करती है। दीदी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स बीजेपी और अमित शाह के लिए काम कर रही है, तो अमित शाह कह रहे हैं दीदी बंगाल के लिए नहीं बल्कि भतीजे के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। अमित शाह जब भी दीदी पर हमला करते हैं तो भतीजे अभिषेक बैनर्जी का नाम जरूर लेते हैं। कूच बिहार में अमित शाह की ये बात दीदी को एकदम अच्छी नहीं लगेगी। मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग दीदी को जानते हो ना? जानते हो ना? दीदी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है, दीदी के मन में भतीजे की चिंता है, भतीजे की। वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। दीदी भतीजा कल्याण में विश्वास करती है और मोदी जी उत्तर बंगाल के कल्याण में विश्वास करते हैं भाई। अमित शाह बार बार अभिषेक बैनर्जी का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि पंचतंत्र की उस कहानी को याद कीजिए, राजा की जान तोते में बसती है। तोते के पंख नोच दो तो राजा के हाथ पार काम करना बंद कर देते हैं और ठीक यही स्थिति अभिषेक बैनर्जी की है। अभिषेक बैनर्जी को भारतीय जनता पार्टी राजा के तोते के तौर पर देखती है। जिस कूच बिहार में अमित शाह थे उसी कूच बिहार में ममता बनर्जी भी मौजूद थी और अमित शाह समेत पूरी बीजेपी पर वो बरस पड़ी। दीदी का ऐसा गुस्सा आपने अभी तक नहीं देखा होगा। दीदी ने क्या क्या बोला, पूरी बात सुनिए। উলুধ্বনি দিয়ে প্রতিবাদ করবেন, শঙ্করধ্বনি দিয়ে প্রতিবাদ করবেন, আজান দিয়ে প্রতিবাদ করবেন, ছাড়বেন না। পরশুদিন আমার একটা নন্দীগ্রামে ভূমি আন্দোলনের নেতা আবু তাহের আব্দুস সামাদ তাদের বাড়ি গিয়ে সারা রাত তাণ্ডব করেছে। আমার রবি জানা আজ মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে, আমার কৃষ্ণকে হাত ভেঙে দিয়েছে। সারা রাত সমস্ত এলাকায় গিয়ে গিয়ে গদ্দারগুলো, এগুলো তো সব গদ্দার। বিজেপির নিজস্ব কিছু নেই, নিজস্ব প্রার্থী নেই, নয় সিপিএম থেকে ধার নিয়েছে নয় তৃণমূলের কিছু গদ্দারকে ধার নিয়েছে। দেখবেন বিজেপির প্রার্থী এরা নয়, তৃণমূলের থেকে করে খেয়েছে, এখন বিজেপিতে টাকা বাঁচাতে গেছে। এরা হচ্ছে বড় বড় মির্জাফর আর গদ্দার। যদি একটা মহিলা শক্তিশালী হয়, যে এজেন্ট থাকবে আর বিজেপিকে লড়াই করে দেবে, তাকে আমি পুরস্কৃত করব, কিন্তু আমি দুর্বল ছেলে মেয়ে চাই না। এদের সাথে লড়তে গেলে একেবারে লড়াই করতে হবে। এদের হাতে টাকা আছে, এদের হাতে গুন্ডা আছে, এদের হাতে মস্তান আছে, এদের হাতে বোম আছে, এদের হাতে বন্দুক আছে। এদের সাথে অমিত শাহ আছে, গুজরাটে দাঙ্গা করেছিল, দিল্লিতে দাঙ্গা করেছিল, উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গা করেছিল, লজ্জাও করে না। বেঙ্গলে দেখুন কি অত্যাচার করছে। আমি একা আর আমার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য 1 লক্ষ নেতা এসছে, আর কত হাজারটা হোটেল ভাড়া করেছে, হাজারটা হেলিকপ্টার ভাড়া করেছে, হাজারটা জানি না কত প্লেন ভাড়া করেছে, আর কত গাড়ি। ममता बनर्जी अपने आप को झांसी की रानी के तौर पर प्रस्तुत करना चाहती हैं। चारों तरफ से अंग्रेज हैं और बीच में झांसी की रानी, लेकिन शायद ममता बनर्जी को रामायण से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। एक विभीषण ने पूरे लंका को ढा दिया था और न जाने कितने तृणमूल के विभीषण आज भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो क्या वाकई में टीएमसी का गढ़ ढहेगा? थर्ड फेज का चुनाव हुगली में भी है, जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है और इसलिए दीदी ने ओवैसी और फुरफुरा शरीफ पर भी डायरेक्ट अटैक किया है। बंगाल में दीदी जिसे अपना कोर वोट बैंक समझती थी, अब उसमें सेंध लगने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए आज उन्होंने ओवैसी पर बहुत बड़ा हमला किया। कह दिया हैदराबाद से बीजेपी का आदमी आया है, पैसा लिया है और वोट बांटने आया है। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না।
बिहार के बाद अचानक असदुद्दीन ओवैसी की ख्याति कुछ ऐसी फैली है कि हर कोई ये मानने लगा है कि जहां भी आप अल्पसंख्यक वोट बैंक की बात करें वहां पर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का काम करने चले आते हैं, क्योंकि बिहार में 5 सीटें जो क्या उन्होंने जीत ली। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में वाकई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुछ कमाल कर सकती है? चुनाव प्रचार के अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ओवैसी बंगाल से गायब रहे हैं। शायद बहुत सफलता मिले, इसकी संभावना कम है। दीदी का जवाब ओवैसी ने तमिलनाडु के वायनमबाड़ी से दिया। जवाब ट्विटर से भी आया और शायरी में भी। ओवैसी ने एक एक करके 6 ट्वीट किए। ओवैसी का पहला ट्वीट ही दीदी को सबसे ज्यादा चुभेगा। बीजेपी का आदमी बताया तो ओवैसी ने दीदी को 2002 की गुजरात हिंसा की याद दिला दी और पूछ लिया, जब गुजरात हिंसा की निंदा के विरोध पर संसद में प्रस्ताव आया तब उस वक्त प्रस्ताव के विरोध में क्यों वोट किया? क्या दिमाग में मंत्री पद घूम रहा था? ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजर से नजर मिलाकर जिए, सितमगर से नजर मिलाकर जिए। अगर 2 दिन कम जिए, अगर 2 दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या? अगर 2 दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या? हम इनके साथ थे जो क्षमा जलाकर जिए। असदुद्दीन ओवैसी पेशे से वकील हैं, वकालत पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि कौन से डायलॉग को, कौन सी वाक्य को कहां पर फिट करना है। 2002 के दंगों की याद दिलाकर न सिर्फ ममता बनर्जी को उन्होंने घेरा, बल्कि उन तमाम लोगों को घेरा जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़े रहते थे, लेकिन मौका परस्ती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विरोधी भी बने। ममता की हार की भविष्यवाणी मिथुन चक्रवर्ती ने भी की है और ऐसा उन्होंने क्यों कहा उसकी डिटेल पूरी वजह समझाई है। मिथुन चक्रवर्ती की पूरी बात सुनिए पहले। कल किस तरह से 2 फेज का चुनाव हुआ है दादा, क्या कहेंगे? चुनाव 84% जब वोटिंग होती है कि मतलब जाओ बाय बाय। ये भीड़ देके मैं क्या चाहूंगा? विमान जीतेगा और कौन जीतेगा? जिस तरह से एक बार परिवर्तन का इस बार तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब परिवर्तन होगा। ये सब झूठ था। अगर परिवर्तन किस लिए मांगे थे हम? क्या किसी को मारेंगे नहीं, किसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटेंगे, पानी नहीं काटेंगे, गांव से हटाएंगे नहीं। अब वही काम आप कर रहे हो। क्या का परिवर्तन? परिवर्तन अब होगा। ना कोई राइट्स होगा, ना संतरास होगा, ना हिंसा होगा। ये बीजेपी का मोटो है। मिथुन चक्रवर्ती ने यह दावा हुगली में रोड शो के दौरान किया और मिथुन को देखने के लिए सड़क और छत पर हर जगह लोगों की भीड़ थी और भीड़ देखकर, सड़क पर भीड़ का जोश देखकर बंगाली बाबू मिथुन दा भी जोश से भर गए, डांस करने लगे। गाड़ी के ऊपर मिथुन चक्रवर्ती झूम रहे थे और नीचे सड़क पर समर्थक ठुमके लगा रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती पर आज हुगली की जनता ने खूब फूल बरसाए। रोड शो के दौरान सड़क पर तो भीड़ थी, छत पर भी आम जनता का हुजूम था। मिथुन का काफिला जिन जिन लोगों के घर से होकर गुजरा, उन घरों से फूल बरसाए गए। मिथुन चक्रवर्ती आज जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यही दुहाई आज से कुछ साल पहले वो तृणमूल कांग्रेस के नाम पर दे रहे थे, क्योंकि उस समय उन्हें तृणमूल कांग्रेस के कंधों पर चढ़कर राज्यसभा का टिकट मिल रहा था और फिर राज्यसभा का उन्होंने जबरदस्त लुत्फ भी उठाया। लेकिन वक्त का पहिया बदला और फिल्मी सितारे का डायलॉग भी। ईवीएम का मुद्दा आज सुबह से ही असम से लेकर दिल्ली तक छाया हुआ है। एक प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मिलने से असम से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया और 4 ऑफिसर्स को कर दिया सस्पेंड। आयोग ने यह भी बताया कि ईवीएम की सील टूटी नहीं थी, फिर भी बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि जिस गाड़ी से ईवीएम ले जाई जा रही थी वो रास्ते में खराब हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने रास्ते में एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी। बाद में पता चला कि जिस गाड़ी में लिफ्ट ली गई वो बीजेपी कैंडिडेट की थी। बीजेपी उम्मीदवार का नाम कृष्णेंदु पॉल है। प्रियंका गांधी को आज असम में 3 रैलीज करनी थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। प्रियंका आज असम क्यों नहीं गई, ये बस 2 मिनट में बताएंगे। प्रियंका असम तो नहीं गई, लेकिन दिल्ली से ही ईवीएम कंट्रोवर्सी पर नए सवाल उठा दिए। प्रियंका ने ईवीएम का वीडियो शेयर किया और चुनाव आयोग की सफाई पर सवाल उठाते हुए लिखा, क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी बीजेपी के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रियंका ने पूछा, प्रिय ईसी, माजरा क्या है?
आमतौर पर इस तरह के हसीन इत्तेफाक मोहब्बत के किताबों में देखने को मिलते हैं या अल्फाजों में देखने को मिलते हैं, लेकिन राजनीति की दुकान या यूं कहें कि राजनीति की बिसात पर जब इस तरह के हसीन इत्तेफाक हों तो वो बेमकसद कभी नहीं होते। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हो और उसके आसपास कोई और गाड़ी ना हो, और जो दूसरी गाड़ी मिले वो गाड़ी उम्मीदवार की गाड़ी हो, और वो भी सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी हो, और उसके बाद अधिकारियों को इसका अंदाजा ही ना हो कि वो किस गाड़ी में चल रहे हैं। कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक है, इसलिए शक भी है। असम ईवीएम विवाद पर कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और बीजेपी ने इसे पराजय की भाषा करार दिया। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी इलेक्शन कमीशन पहुंची है और बाहर आने के बाद कांग्रेस पर बरसी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हारने पर कांग्रेस ऐसे ही बहाने बनाती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ और पंजाब जीतने पर ऐसा नहीं करती। कांग्रेस और ममता अभी से ईवीएम करने लगे हैं। होने वाले हार का बहाना ढूंढना उन्होंने अभी शुरू किया है काम, और इसलिए जब छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, जब पंजाब में जीतते हैं, तब ईवीएम अच्छा है, और पूरे देश में हारते हैं तो वहाँ गड़बड़ है। ये कांग्रेस का और ममता बनर्जी का ये हताशा, निराशा का प्रतीक है, और वो चुनाव के हार को एक नया बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी राजनीतिक दलों के इतिहास की कमजोरी या यूं कहीं कि याददाश्त की कमी बहुत कुछ कह जाती है। हताशा और हार में ईवीएम पर दोष देने का सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के लोकसभा के चुनाव में किया था। उस वक्त तो जीवीएल राव, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक किताब तक लिख डाली थी कि कैसे ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग LK आडवाणी साहब ने बतौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि किस तरह से ईवीएम में बहुत गड़बड़ी की जा सकती है। लेकिन वो पुरानी बात है, अब नई बातें करते हैं। एक ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं। इस ब्रेक के बाद रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बात करेंगे और प्रियंका गांधी के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।